स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। एपिसोड 9 विचित्र युद्ध रिपोर्ट। दूर से एक जोरदार आवाज आश्चर्य से भरी गूंजी। सेनापति, गुप्तचर वापस आ गए हैं, एक डिवीजन कमांडर ने देखने के बाद कहा। अक्षय शर्मा तेजी से मुड़े और चमकती आंखों के साथ बोले, उसे तुरंत बुलाओ। 6 गुप्तचर अंदर आए, उनके शरीर धूल से सने हुए थे और उन्होंने घुटने टेक कर कहा, सेनापति को रिपोर्ट, यह अच्छी खबर है। अक्षय शर्मा ने शांति से जवाब दिया, क्या अच्छी खबर है? एक गुप्तचर ने जवाब दिया, जब हम 6 लोग इस बार निकले तो हमें शोक आत्मा पर्वत की चोटी तक कोई दुश्मन नहीं मिला। शोक आत्मा पर्वत के उत्तरी हिस्से में 2000 दुश्मन सैनिकों की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। पर्वत को भी जलाया गया, जिससे कुछ भी नहीं बचा। एक अन्य गुप्तचर ने उत्साह से कहा, शोक आत्मा पर्वत के दक्षिणी हिस्से में भी यही हुआ। पर्वत पर एक भी दुश्मन सैनिक नहीं बचा, वहां भी पर्वत को जलाए जाने के निशान थे। अक्षय शर्मा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उन्होंने पूछा, क्या ये सच है? 6 गुप्तचर एक साथ घुटने टेक कर बोले, आपका अधीनस्थ सैन्य प्रतिज्ञा करने को तैयार है। एक गुप्तचर ने फिर चिल्लाकर कहा, जब यह अधीनस्थ पर्वत की चोटी पर पहुंचा तो सैन्य शिविर किसी कारण से अव्यवस्थित था। अक्षय शर्मा फिर खड़े हुए और आदेश दिया, तीनों सेनाओं को आदेश दो, हम निकल रहे हैं। विक्रमपाल, हाजिर। तुम 10,000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व करके पश्चिमी हन साम्राज्य पर हमला करोगे ताकि उनकी सेना को विलंब हो। तुम तुरंत निकलोगे, आपका अधीनस्थ आदेश स्वीकार करता है। लक्ष्मण राय, जय मिश्रा, तुम दोनों 5,000 सैनिकों के साथ शोक आत्मा पर्वत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों पर कब्जा करोगे। आपका अधीनस्थ आदेश स्वीकार करता है। बाकी लोगों के लिए तुम मेरे साथ हनुमान सिंह से युद्ध करने जाओगे। रोज, अक्षय शर्मा ने सैनिकों का नेतृत्व सामने से किया, इस विचित्र घटना से हैरान थे। पर्वत के दोनों हिस्सों पर सैनिकों ने पहले ही संकेत भेज दिया था कि उनकी सेनाएं चोटी पर कब्जा कर चुकी हैं। अक्षय शर्मा ने जानबूझकर अपनी मुख्य सेना की गति को धीमा कर दिया था ताकि दुश्मन की संभावित चाल के खिलाफ सावधानी बरती जा सके। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी अग्रिम सेनाओं को कोई प्रतिरोध नहीं मिलेगा और उन्होंने आसानी से पर्वत की चोटी पर कब्जा कर लिया। जिस क्षण उनकी सेनाएं चोटी पर कब्जा कर लेती हैं, किसी भी प्रकार की चाल बेकार हो जाती। क्या कोई अन्य सेना गुप्त रूप से हमारी मदद कर रही है? फिर मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? सभी सेनापतियों को पता था कि अक्षय शर्मा की अपनी सेनाओं पर ईश्वरीय महारत थी और उन्होंने सोचा कि उन्होंने गुप्त रूप से शोक आत्मा पर्वत का ध्यान रखने के लिए सेनाएं भेजी थीं। इसलिए वे सभी अक्षय शर्मा को बधाई देने के लिए आगे आए। उन्हें अस्वीकार करने में असमर्थ, वे केवल विनम्रतापूर्वक जवाब दे सकते थे। सेना ने फिर गति बढ़ाई और थोड़े समय में घाटी से गुजर गई। जैसे ही उनका उद्देश्य उनके करीब आ रहा था, वे सभी अत्यंत आश्चर्यचकित थे। वहां केवल विक्रमपाल अपनी 10,000 सैनिकों के साथ तैनात था। पश्चिमी हन साम्राज्य की सेना का कोई निशान नहीं था। केवल एक चीज जो उन्होंने देखी, वह थी पश्चिमी हन के तंबू और झंडे जमीन पर बिखरे हुए और कभी कभी जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज, जाहिर तौर पर छोड़े गए हथियार। ये स्पष्ट था कि पश्चिमी हन की सेना बहुत पहले पीछे हट चुकी थी और जल्दबाजी में भी। अभी भी 2 तंबुओं से हरा धुआं उठ रहा था जो दुश्मन के राशन से भरे थे। अक्षय शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। वे स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि निश्चित रूप से कोई उनकी गुप्त रूप से मदद कर रहा था, लेकिन वे इस बात से हैरान थे कि यह व्यक्ति जो उनकी मदद कर रहा था, कहाँ था? इतनी बड़ी सहायता देने के बाद वह खुद को क्यों प्रकट नहीं कर रहा था? विक्रमपाल फिर अक्षय शर्मा के पास आए और हैरानी से बोले, सेनापति, जब हमारी सेनाएं यहाँ पहुंची, पश्चिमी हन की सेना पहले ही दसियों मील पीछे हट चुकी थी। उनमें से एक भी नहीं दिखा। यह अजीब है। ये कहते हुए उन्होंने निराशा में अपना सिर खुजलाया। वे मूल रूप से यहाँ एक उपलब्धि हासिल करना चाहते थे ताकि वे सिर ऊंचा करके राजधानी लौट सकें। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन उनकी तलवार निकालने से पहले ही भाग जाएगा। आरव शर्मा ने मामले पर सावधानी से विचार किया, लेकिन पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। फिर उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में सोचा। लगभग हर बार वे सबसे महत्वपूर्ण क्षण में एक स्पष्ट जीत हासिल कर लेते थे। यहाँ तक कि कुछ बार जब वे गतिरोध में थे, तब दुश्मन का सेनापति अज्ञात रूप से मर गया था। इन सभी कारकों को जोड़ते हुए अक्षय शर्मा निश्चित हो सकते थे कि निश्चित रूप से एक रहस्यमयी शक्ति उनकी गुप्त रूप से मदद कर रही थी।
दूसरे पक्ष से इतना बड़ा उपकार प्राप्त करने के बाद वे ये भी नहीं देख पाए कि दूसरा पक्ष कौन था। अक्षय शर्मा ने एक लंबी आह भरी। लेकिन ये रहस्यमयी व्यक्ति मुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि वह मेरी मदद करने के लिए यहाँ है। लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता। यह मामला बहुत ही अजीब है। प्राचीन काल से ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। इन पिछले कुछ वर्षों में अक्षय शर्मा निश्चित रूप से हर युद्ध जीतते थे और हर सेना के लिए एक भयावह चरित्र बन गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शोक आत्मा पर्वत और आत्माओं का रुदन घाटी अंततः नीलगगन सेना के हाथों में है। अब से ये स्थान निश्चित रूप से पश्चिमी हन साम्राज्य की सेना की आत्माओं के लिए शोक करने का स्थान बन जाएगा। अक्षय शर्मा ने फिर उदासीनता से अपने हाथ लहराए और कहा, रक्षा में बदलाव करें और शोक आत्मा पर्वत पर कब्जा करें। हमें शोक आत्मा पर्वत को ऐसा अवरोध बनाना होगा जिसे कोई पार न कर सके। हम आधे महीने बाद राजधानी लौटेंगे। ये कहकर उन्होंने जवाब की प्रतीक्षा नहीं की और अपने घोड़े पर लौट गए। अन्य सेनापतियों ने अक्षय शर्मा की पीठ को हैरानी से देखा। सेनापति इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? क्या हमने अभी एक बड़ी लड़ाई नहीं जीती? राजधानी शर्मा हवेली। आरव शर्मा बांस की कुर्सी पर आधा लेटे हुए थे, उनकी आंखें बंद थीं। उनके पीछे एक सफ़ेद पोशाक में सुंदर महिला ने अपनी ज़ैद जैसी हथेलियां बढ़ाईं और धीरे धीरे आरव शर्मा के कंधों की मालिश की। उनके चेहरे पर अत्यंत मधुर अभिव्यक्ति थी, उनकी सुंदर आंखों में संतुष्टि की भावना थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए सबसे सुखद चीज़ आरव शर्मा के पास रहना और उनकी मालिश करना हो। एक मुश्किल से सुनाई देने वाली स्विश ध्वनि के साथ एक काले कपड़े वाला व्यक्ति दीवार के ऊपर से कूदकर अंदर आया। आरव शर्मा की आंखें अभी भी बंद थीं और उनकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि उनके पीछे की सफ़ेद पोशाक वाली महिला का चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। इसकी जगह एक ठंडी चमक ने ले ली क्योंकि उनकी तेज नज़र काले कपड़े वाले व्यक्ति पर पड़ी। काले कपड़े वाला व्यक्ति एक पल के लिए कांप गया और कुछ कदम आगे बढ़ा। जब वह आरव शर्मा के सामने था, उसने घुटने टेके और कहा, यह अधीनस्थ युवा साहब को नमस्कार करता है। आरव शर्मा ने फिर एक नर्म ओह के साथ अभिवादन स्वीकार किया। काले कपड़े वाला व्यक्ति फिर खड़ा हुआ और सफ़ेद पोशाक वाली महिला की ओर विनम्रता से मुट्ठियां जोड़कर बोला, नमस्ते कुमारी आशी। उनके चेहरे की ठंडक में एक भी कमी नहीं आई और उन्होंने नज़र भी नहीं उठाई। वे केवल आरव शर्मा के कंधे की मालिश करती रहीं क्योंकि उनकी ठंडी नज़र अनजाने में गायब हो गई। काले कपड़े वाला व्यक्ति आरव नौ ने अपने शरीर को ढीला महसूस किया जैसे कि उसे छोड़ दिया गया हो। फिर उसने जल्दी से अपनी छाती से एक पत्र निकाला और दोनों हाथों से सौंप दिया। सफ़ेद पोशाक वाली महिला ने फिर धीरे से अपने हाथ लहराए और पत्र अनजाने में उनके हाथों में आ गया, जैसे कि वह इसकी आदत में था। काले कपड़े वाला व्यक्ति हैरान नहीं हुआ और बोला, वायुमोहन और सूर्य बंधन ने 1000 लोगों को शोक आत्मा पर्वत पर ले गए। आरव चक्र ने हनुमान सिंह की सफलतापूर्वक हत्या कर दी और सुरक्षित रूप से पीछे हट गया। अब सेनापति अक्षय ने शोक आत्मा पर्वत पर पूर्ण नियंत्रण ले लिया है। आरव शर्मा ने फिर एक नर्म ओह के साथ जवाब दिया, जैसे कि यह सब उनकी अपेक्षाओं के भीतर था। फिर उन्होंने शांति से पूछा, ओह, यह आरव चक्र था जो गया। भाइयों की हताहत संख्या कैसी है? आरव नौ ने गंभीरता से कहा, 53 मृत्यु, 41 गंभीर चोटें और 130 हल्की चोटें। भाई सूर्य बंधन का दायां कंधा भी घायल हो गया। आरव शर्मा का शरीर हिल गया। नुकसान इतना बड़ा है, यहाँ तक कि सूर्य बंधन भी घायल हो गया। सैनिक कहाँ से लिए गए थे? आरव नौ कांप गया और बोला, यश चौहान के 3000 सैनिकों में से हमने दक्षिणी पर्वत पर हमला करने के लिए 500 लिए। हमने लक्ष्मी हनन से भी 500 सैनिक लिए उत्तरी पर्वत पर हमला करने के लिए। वह चुपके से प्रार्थना कर रहा था कि युवा साहब इस मामले के बारे में न पूछें। अब जब युवा साहब ने पूछा तो उसे पता था कि उन दोनों को मुश्किल होगी। आरव शर्मा फिर सीधे बैठ गए और आरव नौ को घूरते हुए बोले, मुझे सब कुछ एक बार में बता, छिपाने की क्या बात है? क्या मुझे तुमसे टुकड़ों टुकड़ों में पूछना होगा? आरव नौ का चेहरा पीला पड़ गया और पसीना छूटने लगा, लेकिन उसने इसे पूछने की हिम्मत नहीं की। वह और सीधा खड़ा हो गया और रिपोर्ट करने लगा, यश चौहान के 500 सैनिकों में से 43 मृत्यु, 10 गंभीर चोटें और 90 हल्की चोटें थीं। लक्ष्मी हनन के 500 सैनिकों में से 10 मृत्यु, 31 गंभीर चोटें और 40 हल्की चोटें थीं। आरव शर्मा ने भौहें चढ़ाईं और निराशा के साथ कहा, यश चौहान क्या कर रहा है? गंभीर चोटों से कहीं अधिक मृत्यु। वायुमोहन को बता कि यश चौहान की सेना का प्रशिक्षण बढ़ाना होगा। यश चौहान को 20 सैन्य छड़ें मिलेंगी। उनके अधीन सभी कप्तानों को भी 20 सैन्य छड़ें मिलेंगी। जहां तक लक्ष्मी हनन का सवाल है, वायुमोहन को उसे उचित रूप से पुरस्कृत करने दें। आरव नौ को अंततः अपना पसीना पोंछने का मौका मिला और उसने सोचा, 500 सैनिकों के साथ 2000 सैनिकों को नष्ट करना और केवल 30 से अधिक मृत्यु। अगर यह कहीं और होता तो यह निश्चित रूप से एक शानदार रिकॉर्ड होता। केवल युवा साहब के सामने ही उन्हें सजा स्वीकार करनी पड़ती है।
लेकिन वह लक्ष्मी हनन वास्तव में काफ़ी असाधारण है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो युवा साहब का गुस्सा होना कोई आश्चर्य नहीं। आरव शर्मा फिर लेट गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर आशी शर्मा ने आरव नौ की ओर अपने हाथ लहराए और कहा, तुम जा सकते हो। अगर कोई बदलाव हो तो रिपोर्ट करना। जैसे कि उसे यातना से छुटकारा मिल गया हो, आरव नौ ने झुककर प्रणाम किया और हवा में पत्ते की तरह दीवार के ऊपर से उड़ गया, पलक झपकते ही गायब हो गया। जैसे वह आया और गया, शर्मा परिवार में किसी ने भी उसकी मौजूदगी नहीं देखी। ये देखकर कि आरव नौ कैसे चिंतित होकर कमरे से बाहर भागा, आशी शर्मा, जो आरव शर्मा के पीछे खड़ी थी, ने तुरंत अपनी ठंडी मुद्रा छोड़ दी। हंसी में फट पड़ते हुए उसने कहा, युवा साहब, ऐसा लगता है कि आपने आज इस बंदर को जो डर दिया वह हल्का नहीं था। आरव शर्मा हंसे और अचानक सीधे बैठ गए। अपनी हथेली बढ़ाकर उन्होंने आशी शर्मा की नाजुक छोटी आकृति को अपनी गोद में खींच लिया और बोले, मैंने उसे डराया नहीं, मैंने जो देखा वह मेरी आशी की ठंडी मुद्रा थी जिसने बेचारे को जमा दिया। आशी शर्मा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह आरव शर्मा की गोद में आज्ञाकारी ढंग से बैठी रही, उसका शरीर हिलता हुआ जैसे उसने मुंह फुलाया। युवा साहब फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आरव शर्मा उसकी बातों पर हंस पड़े, फिर उसके कान के पास आए और फुसफुसाए, क्या आशी को अभी भी वह समय याद है जब मैंने तुम्हारी हड्डियां जांची थीं? तुमने मुझे मेरे पिता से इतनी जोर की पिटाई खाने दी कि मैं कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं सका, कितना कष्टदायक था। उस समय की उस अटपटी घटना का जिक्र सुनकर आशी शर्मा हंसने से खुद को रोक न सकी। उसने उनकी गोद में छटपटाना शुरू कर दिया और नाराजगी में पैर पटकते हुए बोली, युवा साहब केवल अतिशयोक्ति करना जानते हैं, आप केवल 2 दिन बिस्तर पर थे। इसके अलावा वह सब नाटक था। आरव शर्मा हंसते हुए बोले, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी यह याद है, छोटी। तुमने इस युवा साहब को इतनी दयनीय स्थिति में पिटवाया, क्या तुम्हें इस युवा साहब को कुछ मुआवजा नहीं देना चाहिए? आशी शर्मा हंसे या रोएं, यह नहीं जानती थी। युवा साहब, सोचिए, पिछले कुछ वर्षों में आपने इस घटना का कितनी बार इस्तेमाल करके मुआवजा लिया। ऐसा क्यों लगता है कि आशी शर्मा इस कर्ज को चुका नहीं पा रही? ओह, आरव शर्मा ने सुस्ती से स्वीकार किया, फिर जल्दी से अपनी रणनीति बदलते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं फिर से तुम्हारी हड्डियां जांचूं ताकि देख सकूं कि तुम्हारे लिए कोई अन्य खेती विधि है या नहीं? इस पर आशी शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया और इस बार वह आरव शर्मा की पकड़ से सफलतापूर्वक छटपटाकर बाहर निकल गई। जितना दूर हो सकता था उतना दूर भागकर आधे गुस्से और शर्मिंदगी में जवाब दिया, अगर युवा साहब केवल ऐसी बातों के बारे में सोचते रहेंगे तो आशी फिर से नहीं आएगी। आरव शर्मा ने खुशी से अपने हाथ मले, लार टपकाते हुए बोले, अच्छी आशी, बस एक बार, सिर्फ एक बार और, ठीक है? आशी शर्मा ने प्यार से अपना पैर पटका, उसकी नाजुक नाक सिकुड़ गई जैसे उसने फुफकारते हुए कहा, युवा साहब, मैंने ये वाक्य पहले ही 20 से अधिक बार सुन लिया है। आरव शर्मा केवल हंसकर जवाब दे सके। खड़े होकर उन्होंने पूछा, आशी, तुमने अपने दिव्य हिमसूत्र को किस अवस्था तक अभ्यास किया है? उनके स्वर में बदलाव और विषय बदलते हुए सुनकर आशी शर्मा धीरे धीरे उनकी ओर लौटी और बैठ गई, बोली, मैं अभी अभी 5वीं अवस्था में प्रवेश की है। आशी वास्तव में मूर्ख है, इतने लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद भी केवल इस अवस्था तक पहुंची। इस पर आरव शर्मा मुस्कुराए, तुम अभी भी असंतुष्ट हो। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी अभ्यास करते हैं और फिर भी 5वीं अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, तुम कितनी उम्र की हो? आशी शर्मा प्रशंसा पर मुस्कुराए, हालांकि पलक झपकते ही फिर शिकायत करने लगी, लेकिन पिछली बार जब वह मूर्ख आरव खड़ग यहाँ था, मैं केवल उसकी बराबरी कर पाए। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। आरव शर्मा ने मुस्कुराते हुए समझाया, आरव खड़ग तुम्हें रास्ता दे रहा था। अगर यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होती तो तुम निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाती। हालांकि आरव खड़ग के अधीन वर्तमान में, यहाँ तक कि आरव चक्र को भी शामिल करते हुए, अब तुम्हारे विरोधी होने के योग्य नहीं हैं। आशी शर्मा ने हालांकि असंतुष्ट होकर जवाब दिया, मुझे पता है कि आरव खड़ग ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन मैंने भी अपने दिव्यहिम सूत्र की 5वीं अवस्था का उपयोग नहीं किया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती? आरव शर्मा ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, आरव खड़ग जो अभ्यास करता है वह सीधे टकराव के लिए नहीं है, और न ही वह इसका उपयोग दूसरों के साथ तुलना करने के लिए कर सकता है। आरव खड़ग जो अभ्यास करता है वह मारने की मार्शल कला है। चाहे वह प्रतिक्रिया हो या आंतरिक शक्ति का नियंत्रण, तुम अभी भी उसके बराबर हो, लेकिन जीवन और मृत्यु की लड़ाई में, भले ही तुम्हारी मार्शल कला आरव खड़ग से उच्चतर हो, तुम फिर भी उसकी तलवार के नीचे मर जाओगी। आशी शर्मा ने मुंह बनाया और फुफकारते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं। उसे देखते हुए आरव शर्मा की आवाज गंभीर हो गई, आशी, मुझे पता है कि तुमने कभी भी आरव खड़ग को स्वीकार नहीं किया। हालांकि क्या तुम्हें यह पता है, आरव खड़ग की तलवार के नीचे 1000 से अधिक लोग मरे हैं, लेकिन तुमने कभी नहीं मारा। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में केवल आरव खड़ग का हत्यारा इरादा ही तुम्हें दम घोंट देगा। आरव शर्मा के कठोर स्वर को सुनकर आशी शर्मा ने अपना सिर झुका लिया, जवाब में धीरे से हम कहा। उसके उदास चेहरे को देखकर आरव शर्मा उसे अपनी गोद में लेने से खुद को रोक न सके,
धीरे से बोले, वैसे आशी, मुझे पता चला कि तुमने दिव्य हिमसूत्र की 5वीं अवस्था में प्रवेश करने के बाद काफी बदलाव किया है। आशी शर्मा का चेहरा जलने लगा और उसने खंडन किया, क्या बदला? मैं वही हूँ। आरव शर्मा केवल चुप रहे, उसकी ओर मुस्कुराते हुए। आशी शर्मा को इतना घूरा गया कि वह शर्मिंदगी सहन नहीं कर सकी और उसने अपना आकर्षक चेहरा उनकी छाती में गहराई तक दबा लिया, उसे उठाने से डरते हुए। मच्छर की तरह छोटी सी आवाज में उसने फुसफुसाया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस कठिन दिव्य हिमसूत्र का अभ्यास करने के बाद मुझे अपने दिल की गहराई से हर एक पुरुष से नफरत होने लगी। यहाँ तक कि आरव चक्र और आरव खड्ग भी नहीं बचे। केवल इस बिंदु तक बोलते हुए उसकी गर्दन भी जलने लगी और उसकी आवाज और भी अस्पष्ट हो गई, यहाँ तक कि आरव शर्मा अपनी सुनने की क्षमता के साथ इसे समझ नहीं सके। हालांकि आरव शर्मा सामग्री का अनुमान लगा सकते थे। वे हंसे, बोले, क्या यह है कि तुम केवल इस युवा साहब से नफरत नहीं करती? हम। आशी शर्मा का छोटा सा सिर उनकी छाती में और गहराई तक दब गया। छटपटाते हुए बोली, युवा साहब फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसका स्वर नखरेला था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने गुस्से में कहा हो। आरव शर्मा जोर से हंसने से खुद को रोक न सके। इन 10 वर्षों में आरव शर्मा का प्रभाव तेजी से बढ़ा। राजा फूल का प्रांगण पहले ही 20,000 लोगों को समाहित कर चुका था। इसके अलावा इसका और अधिक न होने का एकमात्र कारण ये था कि आरव शर्मा ने इससे अधिक लेने का आदेश नहीं दिया था। इन 20,000 लोगों ने पहले ही 36 रक्त योद्धाओं को पागल कर दिया था। ये केवल 10 से अधिक बार भर्ती के बाद आरव शर्मा के व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति की देखरेख में 20,000 लोगों की इन कुलीन सैनिकों की सेना बनाई गई थी। जहां तक प्रचंड वायु गिरोह की बात है, जिसे आरव शर्मा गुप्त रूप से नियंत्रित करते थे, वह स्वाभाविक रूप से नीलगगन साम्राज्य का नंबर 1 गिरोह बन गया था। राजधानी में होने वाली हर एक घटना तुरंत राजा फूल के प्रांगण में भेज दी जाती थी, जिससे आरव शर्मा को राजधानी की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता था। 3 साल पहले नक्षत्र भूमि में अचानक एक गुप्त संगठन प्रथम मंडप के नाम से उभरा। उनके नाम के लिए ये स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि वे खुद को महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ हथियारों के रूप में गर्व करते थे। उनकी इनामी सूची में रखा गया कोई भी लक्ष्य आधे महीने के भीतर अपनी जान गंवा देता था, चाहे वह मार्शल नायक हो या शहर का अधिकारी, कोई अपवाद नहीं था। पूरा विश्व प्रथम मंडप के वास्तविक ठिकाने की खोज कर रहा था, फिर भी कोई भी एक छोटा सा सुराग भी नहीं ढूंढ सका। प्रथम मंडप इस प्रकार पूरे नक्षत्र भूमि में सबसे भयावह अस्तित्व बन गया। बेशक हत्याओं की फीस भी बहुत अधिक थी। सबसे ऊंची कीमत वह राशि थी जो वास्तव में आकाश तक पहुंच सकती थी। कोई भी कार्य हो, प्रथम मंडप को कभी विफलता का सामना नहीं करना पड़ा। अतीत में दक्षिणी झेंग में फैजल परिवार ने जाल बिछाने की कोशिश की थी। उन्होंने मिशन देने की जगह पर 100 से अधिक मार्शल विशेषज्ञों को तैनात किया, यह उम्मीद करते हुए कि वे एक कर्मचारी को पकड़कर उनके ठिकाने का स्थान निकाल सके ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके। हालांकि परिणाम ये हुआ कि 100 से अधिक वर्षों तक प्रभुत्व जमाने वाला फैजल कुलीन परिवार उस एक रात में दुनिया के चेहरे से पूरी तरह मिटा दिया गया। 2000 से अधिक की आबादी को बिना एक भी बच निकलने के चुप करा दिया गया। एक बार जब ये बात फैली तो विश्व स्तब्ध होकर चुप रह गया। जिनके भी प्रथम मंडप के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, वे सभी तुरंत पीछे हट गए। अब उनके खिलाफ जाने की कोई सोच नहीं थी। इसके विपरीत युवा साहब आरव शर्मा का नाम भी तेजी से उभर रहा था। न केवल नीलगगन साम्राज्य में, बल्कि अन्य 7 देशों ने भी युवा साहब आरव शर्मा का महान नाम सुना था। नीलगगन साम्राज्य के 3 महान नालायक नवाबों में आरव शर्मा पहले स्थान पर थे और कोई भी उनके नंबर 1 नालायक नवाब के खिताब को हिला नहीं सका। वर्तमान महान विद्वान कृष्ण झा ने आरव शर्मा को पहली बार देखने पर भावुक होकर कहा, इस झा ने कई नालायक युवा साहबों को देखा है, फिर भी युवा साहब आरव जैसे चरित्र को पहली बार देख रहा हूं। कोई कह सकता है कि उनके कोई पूर्ववर्ती नहीं है और न ही कभी कोई उत्तराधिकारी होगा। यह आलोचना बहुत ही गहरी थी। एक बार यह वाक्य बाहर निकला, ये तुरंत जंगल की आग की तरह फैल गया और युवा साहब आरव शर्मा का नाम भी दूर दूर तक फैल गया। उनकी ख्याति बेजोड़ थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण झा का वाक्य, कोई कह सकता है कि उनके कोई पूर्ववर्ती नहीं है और न ही कभी कोई उत्तराधिकारी होगा, भी युगों युगों तक चलने वाला वाक्य बन गया। शोक आत्मा पर्वत पर उपलब्धि। ये खबर पूरे नीलगगन साम्राज्य में पंखों की तरह फैल गई। पूरा साम्राज्य भी उत्सव से भर गया। शोक आत्मा पर्वत और आत्माओं का रुदन घाटी हमेशा से नीलगगन साम्राज्य के लिए एक बड़ा अवरोध रहे थे, लेकिन अब यह अवरोध नीलगगन साम्राज्य के हाथों में है। अब से नीलगगन साम्राज्य को पश्चिम से कोई चिंता नहीं होगी। वे हमला और रक्षा दोनों कर सकते हैं, जिससे उन्हें बड़ा लाभ है। साथ ही वे चारों ओर से हमले की दुर्भाग्य से बचते हैं और अपने क्षेत्र को घेरे हुए साम्राज्यों के खिलाफ एक मजबूत बफर रखते हैं। जब ये खबर फैली कि नीलगगन साम्राज्य ने पश्चिमी हन साम्राज्य के शोक आत्मा पर्वत पर कब्जा कर लिया, तो सीमाओं पर तैनात और लालच से देखने वाली सेनाएं रातों रात काफी हद तक कम हो गईं। नीलगगन साम्राज्य राहत की सांस ले सकता है।
इस उपलब्धि का सबसे बड़ा योगदानकर्ता स्वाभाविक रूप से अजेय सेनापति अक्षय शर्मा होगा। इस युद्ध के परिणामों ने नीलगगन साम्राज्य में उनकी ख्याति को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वास्तव में कई लोगों ने अक्षय शर्मा के लिए दीर्घायु पट्टिका स्थापित की थी। कई लोग अपने दिलों में आहें भरते थे, सेनापति अक्षय इस पीढ़ी के नायक हैं, उनकी शानदार युद्ध उपलब्धियों के साथ। उनके बारे में सब कुछ अच्छा है सिवाय उनके निकम्मे बेटे के। एक शेर पिता का कुत्ता बेटा। ये वास्तव में बहुत अफसोसजनक है। चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, उसमें हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती है। जो कुछ लोग ऐसा कहते थे, उन्हें बाकी सभी लोग डांटते थे। सेनापति अक्षय ने इतनी शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं और साम्राज्य और लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। इतने सारे अच्छे काम करने के बाद उनके पास स्वाभाविक रूप से अपने बेटे को अच्छी तरह से अनुशासित करने का समय नहीं होगा। इसके अलावा अक्षय शर्मा की ख्याति के साथ अगर उनका बेटा थोड़ा सा नालायक है तो क्या हुआ? बशर्ते वे अपनी बेटियों को छिपाने में सावधानी बरतें तो सब ठीक होगा। आखिरकार वह खुलेआम उनके घरों में जाकर उन्हें छीन तो नहीं सकता, है ना? इस प्रकार आरव शर्मा भी अपने पिता के साथ सुर्खियों में आ गए। जैसे जैसे उनके पिता की ख्याति फैली, युवा साहब आरव शर्मा का नाम भी व्यापक रूप से जाना जाने लगा। हालांकि सेनापति अक्षय की इन सभी युद्ध योगदानों में कौन जानता था कि इनमें से कितना योगदान इस सुपर नालायक नवाब ने दिया जो उनकी नज़रों में था। कौन जानता था कि अगर सेनापति अक्षय के पास ये अनाचारी बेटा न होता तो उनकी कई उपलब्धियां शायद कम हो जाती और उनकी जान भी जा सकती थी। कोई भी इन सब के बारे में नहीं जानता था। यहाँ तक कि स्वयं सेनापति अक्षय भी कभी नहीं मानेंगे कि उन्होंने वास्तव में इतना शानदार बेटा पाला है। इन सब के बारे में आरव शर्मा को स्वाभाविक रूप से कोई परवाह नहीं थी। इस समय ये सुपर नालायक नवाब आराम से अंगूरों की लताओं के नीचे लेटा हुआ था। एक सुंदर महिला द्वारा उसे खिलाए जा रहे अंगूरों का आनंद ले रहा था। अगर कोई इस दृश्य को देखता तो निश्चित रूप से अफसोस करता, कितनी सुंदर महिला। ये बहुत अफसोसजनक है कि वह एक शेर के मुंह में बर्बाद हो गई। बाहर प्रांगण से एक हल्की सी आवाज आई, युवा साहब को रिपोर्ट। युवा साहब विकास यहाँ मिलने आए हैं। आरव शर्मा ने एक ओह के साथ जवाब दिया और कहा, उसे अंदर बुलाओ। वाह भाई आरव शर्मा, इस भाई को तुम्हारी बहुत याद आई। एक बत्तख जैसी हंसी के बाद एक फटे पुराने कपड़ों वाला व्यक्ति जिसकी पसलियां दिख रही थीं और टोपी टेढ़ी थी, अंदर आया। हंसते समय उसके पीले दांतों की पंक्ति में दो सामने वाले दांत गायब थे। जिस तरह वह दिखता था ऐसा लगता था कि उसमें 2 तोले मांस भी नहीं था। जैसे ही हंसी की आवाज आई, आशी शर्मा हवा के झोंके की तरह पहले ही कमरे में छिप चुकी थी। जैसे ही उसने बोस परिवार के इस युवा साहब को देखा जो आरव शर्मा के साथ राजधानी में 3 नालायक नवाबों में गिना जाता था, आशी शर्मा को पूरे शरीर में असहजता महसूस हुई और उसका मन उसे थूकने का हुआ। हालांकि बोस परिवार शर्मा परिवार या गुप्ता परिवार जैसा नहीं था, फिर भी यह राजधानी में अपनी दशकों की नींव के साथ शीर्ष 5 में गिना जाता था। आरव शर्मा फिर हंसे और अस्थिर ढंग से खड़े हुए। एक भाई विकास, तुम्हारे आगमन से मेरी विनम्र हवेली में रौनक आ गई। युवा साहब विकास का नाम विकास बोस था, जिसका अर्थ है कि वह बहुत ज्ञानी है। हालांकि विकास बोस ज्ञानी नहीं था, फिर भी उसके पास कई प्रतिभाएं थीं। विशेष रूप से शराब पीने और खेलने के मामले में वह एक स्वाभाविक प्रतिभा था जिसे सिखाने की जरूरत नहीं थी। वह रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में भी अक्सर जाता था ताकि अपनी कई प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके। अपने तिल पर उगे एक बाल को छूते हुए विकास बोस हंसा। युवा साहब आरव, अगर तुम्हारा स्थान विनम्र हवेली माना जाता है तो मेरा घर तो खंडहर माना जाएगा। आरव शर्मा हंसकर जवाब देता हुआ वापस बैठ गया। भाई विकास, मुझे आश्चर्य है कि तुम आज यहाँ किस लिए आए हो? विकास बोस ने फिर लापरवाही से जवाब दिया। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? तो क्या मैं बिना किसी काम के नहीं आ सकता? आरव शर्मा हंसा और जवाब दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई विकास हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। विकास बोस ने फिर अपनी गर्दन सिकुड़ी और कुछ देर तक व्यभिचारी हंसी हंसा। फिर वह रहस्यमयी ढंग से आगे बढ़ा और आरव शर्मा के पास आया। बोलने से ठीक पहले उसकी नाक फड़की और उसने संदेह के साथ पूछा, कितनी सुगंधित महिला की खुशबू। युवा साहब आरव, क्या अभी अभी तुम्हारी छोटी प्रेमिका तुम्हारे साथ थी? क्या मेरे इस बिन बुलाए आने से तुम्हारा कोई अच्छा पल खराब हो गया? आरव शर्मा पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह आदमी और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सुंदरियों को सूंघने की उसकी क्षमता वास्तव में आश्चर्यजनक है। फिर उसने इसे हंसकर टाल दिया और कहा, वह तो बस घर की एक नौकरानी है। ये देखकर कि आरव शर्मा इस विषय पर आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, विकास बोस ने भी समझदारी से इसे हंसकर टाल दिया और रहस्यमयी ढंग से आगे बढ़ा। ये भाई यहाँ अच्छी खबर लेकर आया है। हमारा अवसर आ गया है। उसके मैले कुचैले रूप को देखते हुए आरव शर्मा ने उसे बाहर निकालने की इच्छा को दबाया और नकली उत्साह के साथ जवाब दिया, कैसा अवसर? विकास बोस फिर हंसा। क्या भाई आरव को पता है कि तुम्हारे पिता सेनापति अक्षय राजधानी वापस लौटने वाले हैं? आरव शर्मा का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। ये कैसा अवसर है?
पिटाई खाने का अवसर? नहीं नहीं, विकास बोस ने बनावटी शालीनता दिखाई। तुम्हारे पिता ने इस बार बड़ी उपलब्धि हासिल की है और मेरे पिता ने कहा कि सम्राट उत्साह के कारण सो नहीं सके। उन्होंने आदेश दिया कि जब तुम्हारे पिता राजधानी लौटेंगे तो पूरे साम्राज्य में 3 दिन का उत्सव होगा। सम्राट व्यक्तिगत रूप से वीरता मंडप में एक भोज की मेजबानी करेंगे, जिसमें राजकुमार और राजकुमारियां भी भाग लेंगे। सम्राट को शायद ये डर हो कि अगर केवल कुछ राजकुमारियां होंगी तो यह अच्छा दृश्य नहीं होगा। इसलिए सनातन संगीत महल में एक और भोज होगा। उस दिन विभिन्न कुलीन परिवारों की सभी सुंदर महिलाएं मौजूद होंगी। मैंने सुना है कि विभिन्न राजकुमारियां वहां कविता, निबंध और चित्रकला के साथ दोस्ती करने जाएंगी। हे, भाई आरव शर्मा, जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला, मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ दौड़ा चला आया। मुझे पता है कि तुम्हें इसमें निश्चित रूप से रुचि होगी। कैसे? क्या यह एक शानदार अवसर नहीं है? ये कहते हुए विकास बोस ने आरव शर्मा के कंधों पर थपकी दी, जैसे कि कह रहा हो, तुम मेरे करीबी दोस्त हो और हम दोनों व्यभिचारी हैं। आरव शर्मा ने तुरंत अपना माथा पीट लिया क्योंकि वह दिल से उदास हो गया। तुम व्यभिचारी हो लेकिन मैं नहीं। भले ही ये तुम्हारे लिए एक अवसर हो, मेरे लिए ये केवल एक यातना है। ये देखकर कि आरव शर्मा इतने लंबे समय तक कुछ नहीं बोले, विकास बोस ने उसे प्रोत्साहित करना शुरू किया। उस समय तुम्हारे पिता वीरता मंडप में होंगे। भाई आरव को चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम अपने पिता से मिलोगे। हा, आरव शर्मा ने एक लंबी आह भरी और थकावट में कहा, उनकी सुंदरता सब मेकअप का परिणाम है और मुझे वास्तव में इसमें ज्यादा रुचि नहीं है। विकास बोस की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह उत्तेजित हो गया। ये बात कहाँ से आई? ये तो छोड़ दो कि सभी राजकुमारियां महान सुंदरियां हैं, यहाँ तक कि लाल परिवार, गुप्ता परिवार और यादव परिवार की युवा कुमारी भी राजधानी में प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली सुंदरियां हैं। आरव शर्मा उस अंगूर पर अचानक चौंक कर गया जो वह खा रहा था और वह लगातार खांसने लगा। लाल परिवार और यादव परिवार की युवा कुमारी को छोड़कर उसने बाकी सभी को देखा था। इस तथ्य के अलावा कि वे थोड़ी औसत से ऊपर थीं, उनके चरित्र अत्यंत दबंग थे और वर्तमान में आरव शर्मा जिस तरह अभिनय कर रहा था उससे ज्यादा अलग नहीं थे। प्रतिभाशाली? शायद सामने खड़े इस व्यक्ति जितनी ही प्रतिभाशाली। अय्या, भाई आरव को उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। उस समय मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा और हम एक साथ जा सकते हैं। हे, शायद तुम्हारी भविष्य की पत्नी वहां हो। हे, मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूं। विकास बोस ने आरव शर्मा के कंधों पर थपकी दी क्योंकि उसने लालसा भरे स्वर में कल्पना में कहा। आरव शर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं, बोले, रुचि नहीं? मुझे निश्चित रूप से कोई रुचि नहीं है। ओह! विकास बोस की आंखें चमकी जब उसने कहा, मैंने सुना है कि युवा साहब रमेश के साथ साथ युवराज विक्रम भी वहां होंगे। क्या भाई आरव को उनके साथ कुछ मजे और खेल में शामिल होने की रुचि नहीं है? इस पर आरव शर्मा की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने सोचा, पता चला कि ये कुछ खिलौने भी वहां होंगे। ये और भी रोचक हो रहा है। चूंकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो क्यों न इनके साथ कुछ आनंद की तलाश की जाए। शायद मुझे इन कुछ मूर्खों से कुछ मूल्यवान मिल जाए। अपने निर्णय की पुष्टि करते हुए आरव शर्मा ने जोरदार हंसी छोड़ी। चूंकि इतने सारे प्रतिष्ठित परिवारों की महिलाएं इस छोटे भाई का इंतजार कर रही हैं, तो उनके पास न जाना मेरी ओर से असभ्यता होगी। ऐसा करते हैं, छोटा भाई यहाँ सहमत समय पर होगा, लेकिन भाई विकास, तुम मेरे साथ कोई सुंदरी नहीं छीन सकते। विकास बोस अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका, मन ही मन खुद को व्यस्तबुटी होने के लिए डांटते हुए। इस छोटे लड़के के रवैये के आधार पर वह सुंदरियों से भरे स्थान पर आने में कैसे असफल हो सकता था। इसके बारे में सोचते हुए उसने फिर भी आरव शर्मा को चेतावनी देने का फैसला किया, युवा साहब आरव, रक्षकों के साथ आने की भूल न करना। वहां मौजूद सभी लोग उच्च पदों पर हैं। अगर कोई झगड़ा हो गया तो अकेले और असुरक्षित होने से तुम आसान निशाना बन जाओगे। आरव शर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं, बोले, क्या मुझे इतना आसान निशाना समझ रहे हो? विकास बोस पहले तो स्तब्ध रह गया। फिर उसे याद आया कि उसके सामने बैठा व्यक्ति वास्तव में वह था जिसे स्वर्ग के नीचे शीर्ष नालायक नवाब का खिताब दिया गया था। ऐसी बात के लिए निश्चित रूप से उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। विकास बोस ने फिर कुछ बार सूखी खांसी की। ये देखकर कि और कुछ करने को नहीं था, उसने जाने का फैसला किया। आरव शर्मा में उस व्यक्ति को भोजन के लिए रुकने के लिए कहने का उत्साह नहीं जुटा सका और इसलिए विनम्रता से उसे विदा करने के लिए साथ चला। केवल जब वह दूर चला गया तब जाकर आरव शर्मा ने राहत की सांस ली। अपने छोटे प्रांगण में वापस दौड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि आशी शर्मा पहले ही कमरे से बाहर आ चुकी थी, उसकी ओर शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए। आरव शर्मा ने उसे घूरते हुए कहा, क्या इतना मजेदार है? क्या उन नालायक नवाबों के साथ दिखावटी विनम्रता का नाटक देखने में कोई मतलब है? आशी शर्मा ने इस पर जोरदार हंसी छोड़ दी। ऐसा लगता है कि युवा साहब राजधानी के सभी नालायक नवाबों की सुर्खियों में हैं, फिर वह नालायक नवाबों से नफरत करने कैसे लग गए? आरव शर्मा ने केवल उसे क्रूरता से घूरा, फिर एक लंबी आह भरी और एक बेंत की कुर्सी पर ढह गए, अपने पैर ऊपर उठाकर और उन्हें क्रॉस करके।
आशी शर्मा देख सकती थी कि उसका मूड अच्छा नहीं था और अब उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह धीरे धीरे उसके पास गई, अपनी बाहें सिकुड़ते हुए बोली, युवा साहब, वास्तव में आपको अब और ढोंग करने की जरूरत नहीं है, हमारी वर्तमान ताकत के साथ। युवा साहब अपने साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, आशी समझ नहीं पा रही। युवा साहब अभी ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू करते? आरव शर्मा ने एक और आह भरी, फिर मुंह खोला, इसके कई कारण हैं, लेकिन प्राथमिक ये है कि मेरी हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, इसके अलावा ये सबसे अच्छा समय नहीं है। आशी शर्मा ने आंखें फाड़कर देखा। आपकी हिम्मत नहीं? इस दुनिया में कौन या क्या मेरे युवा साहब को इतना भयभीत कर सकता है? आरव शर्मा सीधे बैठ गए, फिर गंभीरता से बोले, आशी, तुम्हारा युवा साहब अचूक नहीं है। इस विशाल दुनिया में हर तरह की प्रतिभा और चमत्कार प्रकट हो सकते हैं, जो हमारी कल्पनाओं से परे हैं। सबसे पहले, सभी देश भर्ती कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल रहे, संतुलन तोड़ने के लिए एक उत्प्रेरक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो पहला कदम उठाएगा वह निश्चित रूप से दूसरों के लिए निशाना बन जाएगा। इसलिए कोई भी बलि का बकरा बनकर पहले नहीं जाना चाहता। दूसरा, हालांकि हमारी खुफिया जानकारी का दायरा अधिक से अधिक मजबूत हो रहा है, लेकिन क्या तुमने गौर किया? एक हिस्सा लगातार ऐसा है जिसमें सुधार नहीं हुआ है, और यह एक महत्वपूर्ण और गंभीर बिंदु है। हैरान, आशी शर्मा ने सवाल किया, वह हिस्सा कौन सा है? आरव शर्मा ने फुफकारते हुए कहा, वह है 6 महान परिवारों के मामले। हमें 6 महान परिवारों के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम हुए हैं, वे सभी सही रिपोर्टें हैं। उनके आंतरिक मामलों के बारे में शायद उनके पास अभी भी कुछ छिपे हुए पत्ते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर उन्होंने इधर उधर थोड़ी सी खबर लीक की होती तो शायद मैं इसे मान लेता। हालांकि हमारी सभी खुफिया स्रोतों के बावजूद हम वास्तव में उनमें से किसी से भी एक टुकड़ा खबर तक नहीं प्राप्त कर सके। क्या 6 महान परिवार लोहे की चादरों से बने हैं? ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ अजीब है? आशी शर्मा ने इस पर अपनी बाहें सिकोड़ना शुरू कर दिया, धीरे से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए, ये सही है। अब जब युवा साहब ने इसका जिक्र किया तो आपकी दासी को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आरव शर्मा ने भारी चेहरे के साथ जारी रखा, यह विशेष रूप से उत्तरी वैदिक साम्राज्य के यादव परिवार के लिए है, उनकी रक्षा जैसे जलरोधी है। इससे मुझे संदेह होता है कि यह यादव परिवार निश्चित रूप से वह सबसे जटिल परिवार है जिससे हमें निपटना है। केवल ये तथ्य कि यह परिवार एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक जीवित रहने में सक्षम रहा है, ये दर्शाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। किस तरह का परिवार इतने लंबे समय तक दृढ़ता से खड़ा रह सकता है बिना विनाश का सामना किए? यह 1000 साल की कठिनाइयों का समय है। अगर इसमें कोई विशेष कारण शामिल नहीं है तो भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं नहीं मानूंगा कि वे केवल अपार भाग्य के कारण यहाँ तक पहुँचे। दूसरा बिंदु वह है जो मुझे 10 साल से अधिक समय से उलझा रहा है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट की मौजूदगी निश्चित रूप से है, हालांकि इसके संपर्क में आने वाले लोग असामान्य रूप से कम हैं। ऐसा क्यों है? हमने पहले ही 10 साल से अधिक समय तक खोजबीन की है, न्यूनतम पुरस्कारों के साथ। ऐसा क्यों है? मार्शल आर्ट का अध्ययन और अभ्यास करने का उद्देश्य स्वर्ग के नीचे प्रसिद्ध होने, मजबूत को उखाड़ फेंकने और कमजोर का समर्थन करने के लिए है। हालांकि हम इस तरह के लोगों को शायद ही देखते हैं। ऐसा क्यों है? ये लोग अपनी गोपनीयता को क्यों बनाए रख रहे हैं? आरव शर्मा ने एक ही बार में कई सवालों की बौछार कर दी, जिससे आशी शर्मा का सिर जानकारी की मात्रा से थोड़ा चक्कर खाने लगा, जिससे वह एक पल के लिए जवाब देने में असमर्थ हो गई। आरव शर्मा ने अपनी बाहें कसकर सिकुड़ी और जारी रखा, मुझे संदेह है कि यह पूरा मामला पर्दे के पीछे से नियंत्रित किया जा रहा है, चाहे वह एक व्यक्ति द्वारा हो या एक समूह द्वारा। अगर ऐसा है तो अंतिम परिणाम विनाशकारी होगा। इतना विनाशकारी कि कोई वापसी नहीं होगी। इसलिए जब तक ये सभी मामले स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं होते या मैं इसके पीछे की सच्चाई को उजागर नहीं कर सकता, मैं इतनी आसानी से कदम नहीं उठाऊंगा। अगर मैं जल्दबाजी में कदम उठाता हूं तो हम जो आकर्षित कर सकते हैं वह बिजली और गड़गड़ाहट की आपदा है, जो हमें पूरी तरह से मिटा सकती है। जब से आरव खड्ग और आरव चक्र की जोड़ी 2 साल पहले उत्तरी वैदिक साम्राज्य के यादव परिवार की टोह लेने गई थी, लेकिन लगभग पकड़े गए थे, तब से मेरे दिल में संदेह होने लगा था। जब वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो मैं भी यह नहीं कह सकता कि मैं उन्हें हरा सकता हूं, पकड़ने की तो बात ही छोड़ दो। यह क्या दर्शाता है? आशी शर्मा ने हैरानी में मुंह खोल लिया, ये सच नहीं हो सकता, है ना? अगर यह पूरा मामला वास्तव में किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, तो क्या इस संगठन की ताकत भयावह रूप से विशाल नहीं होगी? यहाँ तक कि महाद्वीप को जीतना उनके लिए आसान होगा, तो वे समय क्यों बिता रहे हैं? आरव शर्मा ने हताशा में इधर उधर टहलते हुए कहा, यही वह चीज़ है जो मुझे उलझा रही है। जितना मैं सोचता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि मेरा अनुमान गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी कारण से मुझे लगता है कि मैं और अधिक भटक रहा हूँ। यह मेरे लिए अकल्पनीय है। शायद यहाँ और भी चर हैं जो खेल में हैं, लेकिन जो भी हो, ये लोग भविष्य में हमारे विरोधी बनने के लिए नियत हैं।
एक बार जब हम एक नई ताकत के रूप में उभरेंगे तो उनके पास रुकने का कोई कारण नहीं होगा। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी खेती और उन्नति को बढ़ावा देते रहें। भविष्य में हमें जो सामना करना पड़ सकता है वह हमारी सभी कल्पनाओं से बड़ा हो सकता है। इसके अलावा ये बहुत संभावना है कि यह सब उत्तरी वैदिक साम्राज्य के यादव परिवार से संबंधित है। यह मेरी अंतर्जनन की भावना है। आशी शर्मा उनकी छाती में धीरे से टिकी, बोली, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली और महान हो, आशी का मानना है कि युवा साहब फिर भी विजयी होंगे। ये भी मेरी अंतर्जनन की भावना है। उसके द्वारा छेड़े जाने पर आरव शर्मा ने भी आखिरकार मुस्कुराना शुरू किया और अपनी चिंताएं दिमाग से बाहर फेंक दीं। वे उसकी छोटी सी नाक को चुटकी लेने से खुद को रोक नहीं सके। बोले, मेरी आशी को तो बातें करनी आती हैं, इतनी मीठी मीठी बातें कि मैं उत्तर से दक्षिण तक कुछ समझ नहीं पाता, मुझे इतना खुश आदमी बना देती है। आशी शर्मा ने उनकी अपमानजनक हथेली को झटका और उनकी गोद में छटपटाने लगी, नाराजगी से बोली, बुरे युवा साहब, आप केवल लोगों की नाक चुटकी लेना जानते हैं। आरव शर्मा ने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्हें आखिरकार समझ आ गया हो। बोले, ऐसा लगता है कि मेरी आशी को लोगों का उसकी नाक चुटकी लेना पसंद नहीं है। तो मुझे सोचने दो, कैसे अगर मैं कोई और जगह ढूंढ लूं जो उसे चुटकी लेने में पसंद हो। अपनी उंगलियां आपस में रगड़ते हुए मुंह के कोनों पर एक शरारती मुस्कान लटकाए आरव शर्मा ने आशी शर्मा के शरीर पर ऊपर नीचे अपनी नजरें घुमाईं, जैसे कोई उपयुक्त जगह ढूंढ रहे हों। आखिरकार उनकी नजरें उसकी छाती के ऊंचे टावरों पर टिक गईं। आशी शर्मा हैरानी में पीली पड़ गई और दोनों हाथों से अपनी छाती को ढक लिया, चीखते हुए भाग गई। आरव शर्मा जोर से हंसे और उसके पीछे पीछे चल दिए, न धीमे न तेज। आशी शर्मा के बारे में आरव शर्मा को भी नहीं पता था कि वह कैसा महसूस करता है। जब से उसने उसे 10 साल पहले घर लाया था, आरव शर्मा का जीवन पूरी तरह से उसकी देखभाल में बीता था। हालांकि आशी शर्मा आरव शर्मा से 1 साल बड़ी थी, जब भी वह उसके पास होती थी उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह एक ऐसी बच्ची है जो कभी बड़ी नहीं होगी। हर पल वह आरव शर्मा पर निर्भर रहना चाहती थी और अपने दिल की गहराइयों से सुरक्षा की भावना का आनंद लेना चाहती थी। इस प्रकार ऐसा दृश्य सामने आया। हालांकि आशी शर्मा आरव शर्मा से बड़ी थी, वह हर चीज के लिए उस पर निर्भर रहती थी। साथ ही वह उस पुरुष की देखभाल करती थी जिसे वह अपने पूरे दिल से प्रशंसा करती थी। जबकि आरव शर्मा आशी शर्मा की देखभाल और चिंता का आनंद ले रहा था, वह इस महिला की भी रक्षा करता था जो उससे 1 साल बड़ी थी। 10 साल तक एक साथ रहने के बाद दोनों के बीच का रिश्ता पहले ही नौकरानी और मालिक के रिश्ते को पार कर चुका था। उनका रिश्ता ऐसा था जिसमें दोनों पक्षों को गर्मजोशी और निर्भरता महसूस होती थी। हंसी के एक दौर के बाद आशी शर्मा आरव शर्मा की गोद में सिमट गई, उसके बाल बिखरे हुए, आंखें धुंधली और चेहरा लाल। फिर उसने एक उंगली से आरव शर्मा की छाती पर गोल गोल चक्कर लगाए और अनुरोध किया, युवा साहब, क्या मैं उस दिन आपके साथ जा सकती हूँ? आरव शर्मा हंसे और जवाब दिया, मैं वहां लड़कियों को पटाने के मकसद से जा रहा हूँ। तुम्हारा आना कैसे उचित होगा? आशी शर्मा ने फिर शिकायती लहजे में कहा, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी सुंदरी है जो युवा साहब के बराबर हो सके। आरव शर्मा ने फिर अपना सिर झुकाया और उसके गाल पर एक चुंबन लिया, फिर छेड़ते हुए कहा, भले ही 1-2 हों, लेकिन वे मेरी खूबसूरत आशी की तुलना में कैसे हो सकती हैं? शर्मिंदगी में आशी ने कहा, आशी तो बस युवा साहब की हुक्म चलाने वाली नौकरानी है। युवा साहब को भविष्य में अभी भी पत्नी ढूंढनी होगी। ये कहते हुए भले ही उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वह अपने दिल में पछतावे और उदासी की भावना को रोक नहीं पाए। आरव शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे समझ में आया कि उसका क्या मतलब था। फिर वह गंभीर हो गया और सीधा बैठ गया, आशी शर्मा को भी सहारा देते हुए, आशी, मुझे देखो। आशी उसके सामने आज्ञाकारी ढंग से बैठ गई, उसकी आंखों में संदेह के साथ। जैसे ही उसने अपने आकर्षक युवा साहब को देखा, वह उस पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकी। आरव शर्मा ने फिर आशी शर्मा की आंखों में देखा, जैसे कि वह उसकी आत्मा में गहराई तक उतरना चाहता हो, और उसकी कठोर आवाज गूंजी, आशी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस वाक्य को याद रखो। जैसे ही आशी ने उसकी गंभीरता महसूस की, उसका दिल एक पल के लिए कांप गया और उसने धीरे से जवाब दिया, युवा साहब, कृपया बोलें। साथ ही वह अपने दिल में निराशा और हताशा की भावना को रोक नहीं पाए। उसने सोचा कि आरव शर्मा उसे चेतावनी देना चाहता है कि वह अपनी हद पार न करे, न कि उसकी कल्पना को बेकार में उड़ान दे। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। आरव शर्मा ने फिर शांति से लेकिन दृढ़ता से कहा, आशी, मैं जानता हूं कि मैं इस जन्म में तुम्हें निराश करूंगा। मैं तुम्हें उचित दर्जा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये याद रखो, चाहे भविष्य में मेरी कितनी भी पत्नियां या उपपत्नियां हो, तुम हमेशा मेरे दिल की सबसे गहरी जगह में एक महिला रहोगी। तुम वास्तव में मेरी औरत हो। आशी शर्मा खुशी से सिसक उठी और आरव शर्मा की गोद में कूद पड़ी। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ उसने कहा, युवा साहब, ओह युवा साहब, आशी अपने पूरे जीवन आपकी सेवा करने को तैयार है। आशी ने कभी भी किसी दर्जे के बारे में नहीं सोचा।
आशी केवल अपने पूरे जीवन युवा साहब के पास रहना चाहती है, मेरी कोई और मांग नहीं है। आरव शर्मा ने उसके आंसू धीरे से पोंछे और कहा, तुम्हें बस ये याद रखना है, चाहे कब और कहाँ हो, तुम हमेशा मेरी हो। समझी? आशी शर्मा ने खुशी से सिर हिलाया क्योंकि उसके आंसू इधर उधर बिखर गए। आशी समझती है। आशी जीवन और मृत्यु में युवा साहब की औरत है। पूरे 10 साल आशी शर्मा ने आरव शर्मा का पूरे 10 साल तक साथ दिया था और आखिरकार उसे आरव शर्मा से पुष्टि मिली। जैसे ही ये लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आखिरकार आया, आशी को लगा कि वह उस पल में खुशी से अभिभूत थी। अगर उसे अभी मरना भी पड़ जाए तो वह बिना किसी पछतावे के ऐसा कर सकती थी। आरव शर्मा ने फिर अपने दिल में अपराध बोध के साथ एक आह भरी। ये पीढ़ी ऐसी ही थी, अगर वह अपने पिछले जन्म में अपनी प्रेमिका के सामने ऐसा विचार जाहिर करता तो उसे निश्चित रूप से 2 जोरदार थप्पड़ मिलते। हालांकि आशी शर्मा अब खुशी और आनंद से भरी हुई थी, जैसे कि उसे आरव शर्मा से कोई बड़ा अनुग्रह प्राप्त हुआ हो। उदास माहौल को महसूस करते हुए आरव शर्मा मजाक करने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने सुन लिया। आशी ने कहा कि वह मेरी औरत बनना चाहती है। क्या मुझे उसे अब अपना वादा पूरा करने देना चाहिए? आशी शर्मा चौंक गई क्योंकि वह एक साथ शर्मिंदा और नाराज हो गई। लेकिन वह असमंजस में भी थी और भागते हुए बोली, हम आपके सपनों में, युवा साहब। फिर उसने अपनी आंखें घुमाईं और आरव शर्मा की ओर प्यारी तरह से जीभ निकाली। जैसे ही आरव शर्मा ने ये देखा, उसके दिल में खुजली होने लगी। फिर वह खुद को रोक नहीं सका और उसके पीछे कूद पड़ा। आशी शर्मा ने फिर हंसते हुए उसके हाथों से बच निकली, कमरे से बाहर भाग गई। आरव शर्मा ने फिर दिखावा किया कि वह नाराज है, फिर से भाग रही हो। मैं आज तुम्हें निश्चित रूप से पकड़ लूंगा। फिर वह उसके पीछे दौड़ने लगा। दरवाजे के बाहर आरव शर्मा की माँ तान्या शर्मा चेहरे पर खुशी लिए हुए आईं। जैसे ही उसने दोनों को मस्ती करते देखा, वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। चाहे उसका बेटा कितना भी निकम्मा हो, वह फिर भी उसकी आंखों का तारा था। जब से आरव शर्मा का नालायक नवाब होने का कुख्यात नाम राजधानी में फैला था, तान्या शर्मा के बाल चिंता से लगभग सफ़ेद हो गए थे। जब अन्य सरकारी अधिकारियों के बच्चे आरव शर्मा की उम्र के होते हैं, तब उनके घरों में विवाह प्रस्तावों की बाढ़ आ चुकी होती थी। लेकिन आरव शर्मा पहले से ही 15 साल का था और अभी भी कोई ऐसा नहीं था जिसने कोई रुचि दिखाई हो। हर वह अधिकारी जिसके पास एक बेटी थी, वह शाही दरबार में अक्षय शर्मा को देखते ही उससे बचता था। इसके पीछे कोई और कारण नहीं बल्कि आरव शर्मा का कुख्यात नाम था। कौन सा माता पिता अपनी बेटी को आग के गड्ढे में भेजना चाहेगा? जैसे ही आरव शर्मा और आशी शर्मा ने देखा कि तान्या शर्मा आ गई थी, उन्होंने खुद को संयमित किया। आरव शर्मा फिर आगे बढ़े और नमस्ते की, माँ यहाँ स्वयं क्यों आईं? आपको बस एक नौकरानी भेजकर मुझे सूचित करना था और यह बच्चा आपके पास आ जाता। तान्या शर्मा ने फिर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आरव, माँ यहाँ तुमसे कुछ अच्छी बात पर चर्चा करने आई है। कुछ अच्छी बात? आरव शर्मा उदास महसूस कर रहा था। कृपया बोलें माँ। ये बच्चा निश्चित रूप से आपकी आज्ञा का पालन करेगा। तान्या शर्मा हंसी और आगे बोली, कुछ दिनों बाद तुम्हारे पिता सीमाओं से वापस आएंगे। उस समय सम्राट 3 दिनों तक उत्सव के लिए एक बड़ा भोज आयोजित करेंगे। मैंने सुना है कि राजकुमारियां सनातन संगीत महल में एक भोज की मेजबानी करेंगी और सभी प्रसिद्ध युवा कुमारी वहां मौजूद होंगी। चूंकि तुम्हारे पास घर पर करने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। अगर तुम्हें कोई ऐसी कुमारी पसंद आ जाए तो वापस आकर माँ को बताना। माँ सम्राट से तुम्हारे विवाह के लिए एक आदेश देने का अनुरोध करेगी। उफ! आरव शर्मा अवाक रह गया। अपनी माँ के चेहरे पर चालाक मुस्कान देखकर वह कड़वाहट से पूछने से खुद को रोक नहीं सका, माँ, राजकुमारियों का सनातन संगीत महल में 3 दिनों तक विभिन्न युवा साहबों के साथ मेलजोल के लिए भोज आयोजित करना, यह आपका विचार तो नहीं है ना? तान्या शर्मा ने फिर सिर हिलाया जैसे कि यह स्वाभाविक ही था। बेशक यह मेरा विचार है। अगर नहीं तो वे सभी अपनी बेटियों को घर पर छिपाए रखते, तुम उनसे कैसे मिल पाते? तुम निराशाजनक चीज़, इतनी उम्र हो गई फिर भी पत्नी नहीं ढूंढी। अगर मैं तुम्हारे लिए चिंता नहीं करूंगी तो मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि मेरे पास गले लगाने के लिए एक पोता पोती न हो? आरव शर्मा मौके पर ही लगभग बेहोश हो गया। वह रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं निकले। जब विकास बोस पहले आया था तो आरव शर्मा को यह अजीब लगा था, ये कुमारी आमतौर पर घर से बाहर नहीं निकलती, फिर अचानक भोज क्यों? विजयी युद्ध का उन छोटी लड़कियों से कोई लेना देना तो नहीं लगता। तो यह उसकी माँ की चाल थी। उसने इस चाल में वास्तव में बहुत मेहनत की थी। तान्या शर्मा के पास भी कोई विकल्प नहीं था। वह मजबूर थी। उसके सभी पुराने दोस्त जिनके घर में बेटी थी, वे उससे पूरी तरह बचते थे। अगर उनकी मुलाकात भी हो जाती तो जैसे ही बात उनके बच्चों की ओर मुड़ती, वे कोई बहाना बनाकर भाग जाते। भले ही आरव शर्मा बड़ा हो चुका था, फिर भी एक भी विवाह प्रस्ताव नहीं आया था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण तान्या शर्मा ने गुप्त रूप से योजना बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही सम्राट ने उत्सव का आदेश दिया, उसने उन्हें एक और आदेश जारी करने के लिए मनाया।
जब समय आएगा वह अपने बेटे को साथ ले जाएगी ताकि वह देख सके, और जो भी उसे पसंद आए वह सम्राट से उनके लिए विवाह प्रदान करने का अनुरोध करेगी। अक्षय शर्मा ने देश के लिए लगातार जो योग्यता अर्जित की थी उस प्रभाव का उपयोग करते हुए वह निश्चित रूप से अपने बेटे को उस दिन अपने लिए एक बहू लाने के लिए मजबूर कर देगी। कोई विवाह प्रस्ताव न लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बार बार दरवाजे खटखटाने के बाद भी अस्वीकार कर दिया जाना बहुत अपमानजनक था। ये कैसी बकवास थी। शर्मा परिवार को एक उत्कृष्ट परिवार माना जा सकता था, तो उनके परिवार में अपनी बेटियों का विवाह करना शर्मनाक क्यों होगा। तान्या शर्मा पूरी तरह से क्रोधित थीं, इसलिए उन्होंने ये भयानक योजना बनाई, सोचते हुए तुम सब सहमत नहीं हो, है ना? ठीक है, तो मैं स्वयं सम्राट से आदेश जारी करवाऊंगी। देखते हैं तब कौन और शोर मचा सकता है। आशी शर्मा, जो पास में खड़ी थी, अचानक हंसी के ठहाकों में फट पड़ी, हवा में फूल की तरह कांपते हुए। आरव शर्मा के चेहरे पर उदास नजर देखकर उसे रुकना और भी मुश्किल हो गया। आरव शर्मा इससे अधिक उदास नहीं हो सकता था, ये सोचकर कि उसकी अपनी मां अब उसकी कुंवारे रहने की राह में एक रुकावट बन गई थी। ये वास्तव में इस हद तक था कि वह सम्राट के पास जाकर विवाह प्रदान करने की साजिश रच रही थी। इस बिंदु तक सोचते हुए आरव शर्मा को लगा जैसे वह अपने सिर को पनीर के टुकड़े पर पटककर खुद को मार डालना चाहता था। उसे यह नहीं पता था कि तान्या शर्मा वास्तव में उतनी ही उदास थी जितना वह था, कि उसका अपना बेटा वास्तव में नालायक नवाब बन गया था। तान्या शर्मा वास्तव में बाहर जाकर लोगों के सामने चिल्लाना चाहती थी कि उसका बेटा वास्तव में किसी गांव की लड़की पर जबरदस्ती नहीं करता था और न ही उसने कोई अत्याचार किया था, तो वह नालायक नवाब कैसे था। यहाँ तक कि वह नौकरानी जो पिछले 10 सालों से उसके कमरे में उसकी छाया की तरह चिपकी रही थी, वह अभी भी कुमारी थी, तो नालायक नवाब शब्द कहाँ से आया? क्या इसलिए कि वह हमेशा झगड़ों में पड़ता था? लेकिन राजधानी में किस परिवार के बच्चे झगड़े और मारपीट में नहीं पड़ते थे? इससे पता चलता था कि मेरा बेटा वास्तव में कितना जीवंत और सामान्य था। युवराज को पीटना, साथ ही अधिकारी के बेटे को, इससे मेरे बेटे की प्रतिभा का पता चलता था। इससे पता चलता था कि अन्य बच्चों में आरव शर्मा से लड़ने की क्षमता नहीं थी। अगर उनके पास क्षमता है तो वे मेरे बेटे को पीटने के लिए स्वागत हैं। क्या बेकार लोग हारने के बाद मेरे बेटे को नालायक नवाब कहकर बदनाम करते हैं, छी। तान्या शर्मा अपने दिल की गहराइयों से अपमानित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। उनकी आरव शर्मा को देखने की नज़र भी और अधिक नीरस होती गई। नालायक नवाब का नाम लगने से, सिर्फ बाहर जाकर लड़ने से तुम क्या हासिल करने की उम्मीद कर सकते हो? क्या लड़ाई तुम्हें पत्नी ला सकती है? ये भी ठीक है अगर तुम किसी कुमारी को अगवा करना चाहते हो। जब तक तुम कच्चा चावल पका लेते हो तुम्हें केवल एक पिटाई सहनी पड़ेगी। हालांकि वह लड़की कहाँ भाग सकती है? जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। उस लड़की का परिवार केवल इस रिश्ते को स्वीकार कर सकता है। एक पिटाई के बदले एक पत्नी, क्या तुम नुकसान में हो? तुम सज्जन की तरह दिखते हो, लेकिन तुम्हारा इश्कबाजी का तरीका तुम्हारे असभ्य पिता से भी तुलना नहीं कर सकता। कभी कभी तान्या शर्मा घबरा नहीं सकती थी और बार बार अपने बेटे को याद दिलाने की इच्छा रखती थी कि वह कोई उपयुक्त लड़की ढूंढे और उस पर आक्रामक रूप से दबाव डाले। अगर यह नहीं होता कि वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी, तो वह बहुत पहले ही आरव शर्मा को छड़ी लेकर किसी लड़की से इश्कबाजी करने के लिए भगा देती। कितनी शर्मनाक बात थी। वह अभी भी महाराज विश्वनाथ का एकमात्र सीधा वंशज था, सेनापति अक्षय का एकमात्र पुत्र। ये सोचना कि वह एक भी संभावित साथी नहीं ढूंढ सका और कोई भी उसके साथ विवाह का विषय तक नहीं उठाना चाहता था। यह एक महाकाव्य हास्य दृश्य था, एक ऐसी स्थिति जो सबसे अधिक बेतुकेपन को भी पार कर गई थी। ये देखकर कि आरव शर्मा खाली नजरों से अंतरिक्ष में घूर रहा था, तान्या शर्मा एक पल के लिए क्रोधित हो गईं और क्रूरता से उस पर एक लात मारी। जाओ और तैयार हो, श्री गुप्त से कुछ कविताएं पढ़ने की शिक्षा लो। याद रखो, घर से बाहर कदम रखते ही अपनी गुंडई प्रकट मत करना। अगर इस बार भी बात नहीं बनी तो तुम्हारी माँ तुम्हारी टांगें तोड़ देगी। तान्या शर्मा असहाय महसूस कर रही थीं। ये बच्चा बाहर से किसी नाजुक स्ट्रॉबेरी की तरह दिखता था, लेकिन वास्तव में अत्यंत दृढ़ था। आधे घंटे तक बार बार पीटे जाने के बाद, अपनी माँ और पिता के लिए रोने के बाद, वह केवल एक झपकी लेता था और फिर जीवंत रूप से इधर उधर उछलने लगता था जैसे कि कुछ गलत नहीं था। कोई नहीं जानता था कि उसकी मांसपेशियां कैसे बनी थीं, अविश्वसनीय रूप से सख्त। ये देखकर कि उनकी मां मुस्कान के साथ आई थीं, लेकिन क्रोध में भरी हुई चली गईं। पास में खड़ी आशी शर्मा बहुत पहले ही हंसी से पेट दर्द के कारण ढह चुकी थी। अपने छोटे पेट को पकड़कर वह लगातार कराह रही थी, क्योंकि वह अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आधी मरी हुई नज़र देखकर आरव शर्मा केवल अपने दांत पीस सकता था। वह खुद को रोक नहीं सका और उसे पकड़कर उलट दिया, उसे अपनी गोद में रखकर और उसके सुडौल लेकिन उभरे हुए नितंबों पर 2 जोरदार चपत लगाए। तेज और स्पष्ट चपत की आवाज़ उसके कानों में मधुर संगीत की तरह गूंजी, और वाह, वह अनुभव कितना अच्छा था।
आशी शर्मा चीख पड़ी, तुरंत उछलकर खड़ी हो गई क्योंकि वह अपने नितंबों को पकड़ रही थी। उसका छोटा सा चेहरा खून की तरह लाल हो गया। उसकी आंखों के किनारे तुरंत लाल हो गए। ये देखकर कि आशी शर्मा बारिश में कमल की तरह दिख रही थी, आरव शर्मा को एक झटका लगा। जल्दी से सोचते हुए उसने कहा, आशी, अब क्या करें? तुम्हारा युवा साहब अब नहीं जानता कि इसका सामना कैसे करना है। जल्दी से मेरे लिए कोई विचार दो। आशी शर्मा को उसने बीच में ही रोक दिया और सोचते हुए जो आंसू बहने वाले थे वे वापस खींच लिए गए। पहले की बात के बारे में सोचते हुए वह फिर से मुस्कुराने लगी। आप जो चाहें कर सकते हैं, मुझे बस विश्वास नहीं है कि कोई ऐसा सवाल है जो मेरा युवा साहब हल नहीं कर सकता। आरव शर्मा ने एक लंबी आह भरी, उदास दिखते हुए, जैसी स्थिति है, मैं अब केवल सावधानी को हवा में उड़ा सकता हूँ। गे आशी शर्मा स्वाभाविक रूप से समझ गई कि आरव शर्मा का सावधानी को हवा में उड़ाने से क्या मतलब था, और उसके भीतर उबल रही हंसी को रोका नहीं जा सका। फिर से बाहर निकल आई। हंसी की आवाज़ जो पवन घंटियों की तरह गूंज रही थी, छोटे प्रांगण में गूंज उठी। कोई बता सकता था कि हंसी का मालिक कितना खुश था सिर्फ उससे। आरव शर्मा का चेहरा काला पड़ गया, ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीला तूफान आने वाला हो। उसने कहा, जाओ और आरव खड़ग से पूछो उसने रवि शर्मा की कितनी जांच की है। सुअरों के दिमागों का झुंड, 10 साल हो गए और फिर भी इसमें कोई प्रगति नहीं। उसे बता दो कि अगर वह अगले 2 महीनों में इसे पूरा नहीं कर सका तो जब वह वापस आएगा मैं स्वयं उसे छड़ी दूंगा। अपने गुस्से और हताशा को निकालने में असमर्थ आरव खड़ग स्वाभाविक रूप से उसका पंचिंग बैग बन गया। वास्तव में इस मामले में आरव खड़ग को दोष नहीं दिया जा सकता था। मुख्य बात यह थी कि आरव शर्मा अब रवि शर्मा पिता पुत्र की जोड़ी को अपनी नज़रों में नहीं रखता था। जैसे ही आरव शर्मा बड़ा होने लगा, पिता और पुत्र दोनों आरव शर्मा के लिए कभी कभार खेलने की वस्तु बन गए। हाल ही में उसने उस जोड़ी को फिर से पश्चिमोत्तर भेज दिया था। अब जब आरव शर्मा को केवल उन लोगों की सूची चाहिए थी जो उस जोड़ी के साथ साठगांठ में थे, वह उन्हें समय से पहले चेतावनी नहीं देना चाहता था। ये भी आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि उसके दादाजी अब उम्रदराज हो चुके हैं और शायद उस मानसिक आघात को सहन न कर सकें। इसलिए उसने इस मामले को टालना शुरू कर दिया। ऐसा करने से पीड़ित वास्तव में पिता पुत्र की जोड़ी थी, क्योंकि उन्हें तब तक खेला गया जब तक वे मरे हुए जैसे नहीं महसूस करने लगे। आशी शर्मा ने अपने प्यारे शरीर को पीछे खींच लिया क्योंकि उसने सोचा, बेचारा आरव खड़ग, तुम फिर से अपने युवा साहब का पंचिंग बैग बन गए, शुभकामनाएं। उसी समय एक संदेशवाहक बाज छोटे प्रांगण से उड़ गया, आधा चक्कर लगाकर काले बिजली की तरह गायब हो गया, क्षितिज में गायब हो गया। हजारों मील दूर आरव खड़ग, जो पीट पीट कर काला नीला पड़ा हुआ था, अचानक अनियंत्रित रूप से कांप उठा। आरव शर्मा की असहायता के साथ, आशी शर्मा की हंसी के साथ, राजधानी में नालायक नवाबों की अपेक्षाओं के साथ और उन परिवारों के डर के साथ जिनके पास बेटियां थीं, सेनापति अक्षय की सेना अंततः विजय के साथ राजधानी में प्रवेश कर चुकी थी। देश में उत्सव का माहौल था, सभी अधिकारी बधाई देने के लिए बाहर आए। राजकुमारी के विभिन्न संगठनों के सदस्य, जिनमें कविता, सुलेख और कला विभाग शामिल थे, भी एक साथ बुलाए गए। राजा फूल का प्रांगण। आरव शर्मा गुप्त कक्ष में चुपचाप बैठे हुए चारों ओर से भेजी गई खबरों को पढ़ रहे थे। इनमें से कुछ खबरों ने उनका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। 6 महान परिवारों में से एक नायडू परिवार के तीसरे युवा साहब ने आधा महीना पहले गुप्ता परिवार के पास विवाह प्रस्ताव के लिए प्रस्थान किया था। राय परिवार के मुखिया के पुत्र विशाल राय जूनियर ने 6 महान परिवारों में से एक दास परिवार का दौरा किया था। लेखक का नोट, यद्यपि 8 बड़े कुलीन परिवार समान स्थिति के हैं, आरव शर्मा हमेशा शर्मा और गुप्ता परिवार को हटाने के आदी थे। उन्होंने शर्मा परिवार को नज़रअंदाज किया क्योंकि उन्हें लगता था कि शर्मा परिवार की ताकत अन्य 6 परिवारों से तुलना में अतुलनीय थी। गुप्ता परिवार के लिए आरव शर्मा उन्हें अपनी नज़रों में भी नहीं रखते थे। वह खबर जिसने आरव शर्मा को सबसे अधिक रुचि दी वह ये थी, उत्तरी वैदिक साम्राज्य के युवराज ने यादव परिवार के साथ विवाह प्रस्ताव रखा, जिसमें यादव परिवार की युवा राजकुमारी को युवराज की पहली पत्नी के रूप में विवाह करने की बात थी। हालांकि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। यादव परिवार की राजकुमारी ने अपने दृष्टिकोण को व्यापक करने के लिए महाद्वीप की खोज करने का निर्णय लिया। वह पहले ही उत्तरी वैदिक साम्राज्य से प्रस्थान कर चुकी थी और उसका ठिकाना अज्ञात था। जैसे ही आरव शर्मा ने इस खबर को देखा, वह गहरे विचार में डूब गए। यादव परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वे फिर भी उत्तरी वैदिक साम्राज्य के क्षेत्र में थे, उत्तरी वैदिक सम्राट के अधिकार क्षेत्र में। यादव परिवार किस आधार पर युवराज के प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहा था? इसके अलावा ये प्रस्ताव स्वयं सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया था। ये यादव परिवार निश्चित रूप से साधारण नहीं है। अंतिम वाक्यांश, ठिकाना अज्ञात, ने आरव शर्मा को अत्यंत रुचि दी। आरव शर्मा स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उनके अधीनस्थों का सूचना नेटवर्क कितना व्यापक था। इतनी गहन खोज के बाद भी उन्हें ठिकाना अज्ञात की रिपोर्ट दी गई। इसका क्या मतलब था? ऐसी स्थिति के लिए केवल 2 ही व्याख्याएं हो सकती हैं।
पहला, यादव परिवार की राजकुमारी बिल्कुल बाहर नहीं निकली और महाद्वीप की खोज करना केवल एक बहाना था। दूसरा, यादव परिवार की ताकत आरव शर्मा से कहीं अधिक थी, इसलिए आरव शर्मा को कुछ भी पता नहीं चल सका। क्या यादव परिवार? आरव शर्मा ने शांति से सोचा, जब उनके पास उत्तरी वैदिक साम्राज्य के सम्राट के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की हिम्मत है, तो वे बहाना बनाने की जहमत क्यों उठाएंगे? एकमात्र संभावना दूसरी व्याख्या है। चूंकि यादव परिवार की राजकुमारी बाहर है और नीलगगन साम्राज्य इस समय सबसे अधिक घटनापूर्ण है, इसलिए यह अत्यंत संभावना है कि वह नीलगगन साम्राज्य में हो। आरव शर्मा मुस्कुराने लगे। ऐसा लगता है कि चीजें और अधिक रोचक होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक अच्छा अवसर है। आरव शर्मा ने एक गहन मुस्कान दी। यदि यादव परिवार की राजकुमारी वास्तव में नीलगगन साम्राज्य में आई है, तो मैं उससे और उसके अनुयायियों से यादव परिवार की वास्तविक ताकत की एक छोटी सी झलक प्राप्त कर सकूंगा। यह उनके अगले कदम के लिए अत्यंत लाभकारी था। आरव नौ ने आरव शर्मा के चेहरे के भाव को चुपके से देखा और अपनी राय दी। यदि युवा साहब यादव परिवार की राजकुमारी को अपने शयनकक्ष में लाने में सक्षम हो, हाँ, हमारा संभावित शत्रु हमारा सहयोगी बन जाएगा। इस राय के संबंध में आरव शर्मा ने मुस्कुराकर इसे खारिज कर दिया। यदि वह उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती, तो उसे एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा, भले ही वह इंद्र की बेटी हो। यद्यपि स्वर्ग पर शासन करना महत्वपूर्ण है, उनकी अपनी प्रेम कहानी का बलिदान नहीं होना चाहिए। बेशक, यदि यादव परिवार की राजकुमारी उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण दिन आखिरकार आ गया। सुबह सुबह तान्या शर्मा ने आरव शर्मा को उनके बिस्तर से खींच लिया, अपने हाथों के इशारे से 6 नौकरानियों को बुलाया और आरव शर्मा को पूरी तरह से सजाने लगीं। 2 घंटे बाद ही वे तान्या शर्मा की संतुष्ट नज़रों के तहत रुकीं। जब तक आरव शर्मा अपने कमरे से बाहर निकले, उन्हें लगा जैसे उनके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो और वे आखिरकार दिन का उजाला फिर से देख सकते हैं। हवेली से निकलने से पहले तान्या शर्मा ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, आरव, तुम जिसे चाहो चुन सकते हो, लेकिन तुम बेहतर होगा कि सुनहरी या चंद्रिका, 2 राजकुमारियों को न चुनो। तुम्हारी माँ सम्राट से असंभव की मांग नहीं करना चाहती। आरव शर्मा ने सहमति जताई, क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपने पीछे कुछ अंगरक्षकों को बुलाया और घर से इस तरह निकल गए जैसे कि भाग रहे हों। उन्होंने विकास बोस का इंतजार भी नहीं किया, अपने घोड़े पर सवार होकर चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय उनके घर से कोई राक्षस निकल आएगा। वह जेड की तरह था, उसका घोड़ा नाग की तरह। आरव शर्मा पहले से ही अत्यंत आकर्षक थे। इसके साथ ही उन्होंने जानबूझकर सज धज कर लिया था, जिससे वे अत्यंत उत्कृष्ट दिख रहे थे। रास्ते में उन्होंने सड़कों पर लोगों की कई जिज्ञासु नज़रों को आकर्षित किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यह कुख्यात युवा साहब आरव हैं, वे सभी डरकर जल्दी से नज़रें फेर लेते थे। पूरा 2 घंटे का सजना संवरना, मेरी भगवान, आरव शर्मा ने अपने दिल में चिल्लाया। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो रोज़ केवल 3 मिनट में नहा धो लेता था, 2 घंटे का सजना संवरना यमलोक के समान था। उनके पीछे 4 अंगरक्षकों ने हवेली के द्वार को संदेह की नज़रों से देखा। आखिर इस आमतौर पर निडर युवा साहब को क्या हो गया है? क्या यह इसलिए है कि वह महल में कुमारी समागम के कारण उत्साहित हैं? वे सभी अजीब ढंग से हंसे और जल्दी से अपने घोड़ों के साथ उनका पीछा करने लगे। हर बार जब आरव शर्मा शाही महल में आते थे, उन्हें अत्यंत असहज महसूस होता था। इसे क्या शाही महल भी कहा जा सकता है? आरव शर्मा चाहते थे कि वे सम्राट को 21वीं सदी में वापस ले जाएं और उन्हें निषिद्ध नगरी दिखाएं। उसे कहते हैं शाही महल। इसे क्या माना जा सकता है? यद्यपि इसका क्षेत्रफल बड़ा था, आरव शर्मा को लगता था कि यह उनके द्वारा निर्मित राजा फूल के प्रांगण से भी तुलना नहीं कर सकता था। जैसे ही वे महल के सामने अपने घोड़े से उतरे, आरव शर्मा ने अपने अंगरक्षकों को निर्देश दिया कि वे महल के अंगरक्षकों के साथ बगल के प्रांगण में जाएं। फिर वे मेहमानों के स्वागत के प्रभारी 2 महल के अंगरक्षकों के साथ सनातन संगीत महल की ओर बढ़े। रास्ता दिखाने वाले 2 अंगरक्षकों ने स्पष्ट रूप से पहचान लिया कि यह युवा साहब आरव कौन थे और रास्ते में उनकी चापलूसी करते रहे। युवा साहब आरव, सेनापति अक्षय अभी वीरता मंडप में हैं। क्या युवा साहब वहां देखना चाहेंगे? मैं वहां क्यों जाना चाहूंगा? अपने पिता को ढूंढने के लिए पिटाई खाने। आरव शर्मा ने फिर अपने पिता के चेहरे के भाव के बारे में सोचा जब उनके पिता ने उन्हें कल देखा था। अगर अक्षय शर्मा इतने थके हुए न होते, तो शायद उन्होंने आरव शर्मा को परिवार के नियमों का एक दौर दे दिया होता। जैसे ही आरव शर्मा ने इसके बारे में सोचा, वे अत्यंत उदास हो गए। आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? ये सुनकर दोनों अंगरक्षक हंसने लगे। आरव शर्मा आगे बढ़े और पूछा, मेरे आने से पहले और कौन कौन से युवा साहब आए? एक अंगरक्षक ने जवाब दिया, युवा साहब रमेश सबसे पहले आए। मैंने सुना है कि उनके साथ नायडू परिवार का एक युवा साहब भी आए थे। युवा साहब लाल, युवा साहब जय, युवा साहब लियू, फैजल परिवार के 2 युवा साहब सुब्रह्मण्यम। अंगरक्षक ने धीरे धीरे सूची दी, जिसमें 1 दर्जन से अधिक नाम गिनाए।
आरव शर्मा ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि यह पहली बार है जब ये कछुए अपने जीवन में इतनी सुबह उठे हैं। बेकार चीजों का झुंड। अंगरक्षकों ने हंसकर सहमति जताई। हालांकि उन्होंने अपने दिल में सोचा, अगर तुम अपेक्षाओं पर खरे उतरते तो तुम इतने प्रसिद्ध कैसे होते। युवा साहब आरव, सनातन संगीत महल सामने है। हम युवा साहब आरव के साथ अंदर नहीं जाएंगे। युवा साहब कृपया स्वयं जाएं। दोनों अंगरक्षकों ने झुककर विदा ली। आरव शर्मा ने ओह कहकर जवाब दिया और 2 नोट निकाले। जाओ कुछ शराब ले लो, यह इस युवा साहब की ओर से है। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साहब। जैसे ही आरव शर्मा सनातन संगीत महल में घुसे, 2 महल की नौकरानियां उनका स्वागत करने के लिए आगे आईं। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें अंदर से हंसी और हंगामे की लहर सुनाई दी। आरव शर्मा ने एक पल के लिए भौहें सिकुड़ी, क्योंकि उन्होंने सोचा, ये लोग वास्तव में महल को वेश्यालय की तरह मानते हैं। हर कोई इतना शोर मचा रहा है। जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, आरव शर्मा को लगभग संदेह हुआ कि वे गलत जगह पर चले गए। उनके बाएं और दाएं पुरुषों के समूह थे। जहां तक विशिष्ट कुमारी महिलाओं की बात थी, उनमें से एक भी दिखाई नहीं दे रही थी। आरव शर्मा ने यहां लगभग सभी को पहचान लिया। वे सभी विभिन्न सरकारी अधिकारियों के युवा साहब थे। अगर नालायक नवाब के स्तर की तुलना की जाए तो उनमें से हर एक आरव शर्मा के बराबर था। भले ही कुछ लोग थोड़े निचले स्तर के थे, वे उनसे बहुत दूर नहीं थे। वे सभी अत्यंत उत्साहित थे। थूक उड़ रहा था, जाहिर तौर पर इस कुसुम समागम में अत्यंत रुचि रखते थे। कुछ के तो उनके वस्त्रों में उभार था, उनकी तलवार पूरी तरह खींची हुई थी। भले ही उनके पास अपने वस्त्रों का आवरण था, उनके सिर बाहर झांकने लगे थे। कौन जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। आरव शर्मा रुक गए और 2 महल की नौकरानियों से पूछा, यहाँ कोई गलती तो नहीं है? ये कुसुम समागम है या नालायक नवाबों का समागम? तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन याद रखिए, द नॉवल एक्सप्लेनर की कहानियां कभी इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, हर किरदार के पीछे है एक नया रहस्य, और हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा करता है। क्या होगा आगे, कौन सा राज खुलेगा और किसकी जिंदगी बदल जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और रोमांचक हो जाती हैं।